नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, उनका आंदोलन चल रहा है। उन्होंने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया है शोषण का। अब इस मुद्दे के दोनों पहलुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक तो खिलाड़ियों का पहलू है, दूसरा ब्रजभूषण सिंह के अगर साइड से देखते हैं तो इस केस को किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी मामले के बारे में अगर आपको कुछ कंक्लूजन निकालना है तो दोनों ही पक्षों को आपको ठीक से रीड करना पड़ेगा। उनके सारे ही साक्ष्यों को सामने रख के ही आप उसका कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन क्या करती है वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के बारे में, जिनके ऊपर 1000 से ज़्यादा लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र से वो दोषी साबित हो जाता है? जवाब है नहीं। ब्रजभूषण सिंह के केस में मामला है कि 1000 लड़कियों से ज़्यादा का उन्होंने शोषण किया है खिलाड़ियों का, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद होने के साथ साथ कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि विनेश फोगट जिन्होंने कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे इल्ज़ाम लगाया है, उसमें नाम है विनेश फोगट का, उनके पति का और उनकी सिस्टर इन लॉ का। इन तीनों ने ये आरोप लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया है। तो फिर इन तीनों नामों के अलावा किसी और का नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि 1000 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 1000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यदि लड़कियों का वाकई में शोषण हुआ है तो 1000 लड़कियों में से कम 100, 50, चलिए 20 भी छोड़िए, कम से कम 10 लड़कियां तो सामने आके इस बात की पुष्टि करती कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई इन तीनों नामों के अलावा और कोई सामने आकर इस बात के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है कि हाँ ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत से केसेस प्रीवियसली हमने देखे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे किसी नेता से रिलेटेड हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पास्ट में देखे हैं जिसमें जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो जिसने उस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया होता है उसके अलावा बाकी भी लड़कियां ऐसे केसेस में सामने आकर उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि उनको ऐसे केसेस हो जाने के बाद एक तरह से हिम्मत मिलती है अपनी भी बात सामने रखने की कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। पर अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। हम लोगों को क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो चलिए अब दूसरी ओर हम खिलाड़ियों के पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब खिलाड़ियों ने ये आरोप लगाया उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम कर रही थी। अब मैरी कॉम का इंट्रोडक्शन देने की मुझे यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, वो एक बड़ा नाम है तो मुझे पता है कि आप सब जानते ही होंगे उनके बारे में। तो जब उस कमेटी ने विनेश फोगट से सवाल पूछा कि ये घटना कब की है और कहाँ की है, तो विनेश फोगट ने जवाब में कहा कि 2015 में जब टर्की में खेल हो रहा था तब उनका शोषण हुआ था। फिर कमेटी ने कहा कि आप तो वहाँ गए ही नहीं थे, तो ये कब हो गया? फिर विनेश फोगट ने इस सवाल के जवाब में तुरंत अपने जवाब को सुधारते हुए कहा कि नहीं मैं भूल गई थी, ये घटना 2016 की है। उसके बाद कमेटी ने फिर अगला सवाल पूछा कि क्या उस प्रोग्राम में ब्रजभूषण शरण सिंह थे? तो विनेश फोगट ने जवाब में कहा कि नहीं, वो उस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। बस फिर इस पे कमेटी ने कहा कि जब वो उस प्रोग्राम में मौजूद ही नहीं थे फिर आपके साथ शोषण कैसे हुआ? इतना था कि इस सवाल के पूछते ही
उस आंदोलन के सभी खिलाड़ियों ने एक सुर में कहना शुरू किया कि हमें इस कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं, हमें पता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें इस कमेटी पे कोई भरोसा नहीं। ये तो हमने दोनों पक्षों की बातें की कि कैसे क्या हो सकता है, पर अब जरा इस आंदोलन के पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि कैसे ये आंदोलन खिलाड़ियों के आंदोलन से हाईजैक होता हुआ अगेन शाहीन बाग 3 में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले पहलवानों ने जंतर मंतर पे धरना आरंभ किया, उसके बाद खाप के लोगों ने इस धरने में जुड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद राजनीतिक दलों के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट इसमें आके अपनी शुरू कर दी। जिन लोगों को बृजभूषण ने हराया था वो लोग इस आंदोलन में शामिल होने लगे। मई में होने वाले चुनावों में जो लोग बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब ये सोचने वाली बात है कि पहलवानों ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये लड़ाई हमारी है, हमें इस आंदोलन को कोई भी राजनीतिक रूप नहीं देना है, हम इस लड़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे। पर ये होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये आंदोलन कन्वर्ट हो चुका है किसी और चीज़ में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि अगेन जो हर आंदोलन में होता हुआ नजर आया है, मोदी और योगी विरोधी नारे लगना। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरह के नारे। पहली बात तो कि अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं या किसी के बारे में इस तरह की बातें बोलते हैं तो इस तरह ये जो लैंग्वेज है ये क्लियरली बताती कि ये किसी विशेष समुदाय से आया हुआ ये स्लोगन है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो कहा जाता कि मोदी को चिता नसीब नहीं होगी, मोदी तेरी चिता जलेगी या ऐसा कुछ। पर कब्र खुदेगी ये अपने आप में लगता है कि किसी विशेष समुदाय ने ये स्लोगन दिया है, इसलिए इस स्लोगन को यूज किया जा रहा है। और इसके पहले के आंदोलनों में भी ये नारे सुनाई दिए हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो समझ में आता है कि ये आंदोलन क्या था और क्या बनता जा रहा है। अब वहीं देख लीजिए कि बजरंग पुनिया ने लोगों से आह्वान किया था कि हमने खाप के लोगों को वापस भेज के इस आंदोलन से बहुत बड़ी गलती की है, हम वापस से उन खाप के लोगों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। अब खाप की इन्वॉल्वमेंट से ये ऑलरेडी जातिगत रूप ले चुका है, यूपी वर्सेस हरियाणा भी हो ही चुका है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये आंदोलन खिलाड़ियों वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह की जगह से कन्वर्ट होता हुआ पूरी खापे वर्सेस बृजभूषण हो चुका है। बृजभूषण के अपोजिट जो लोग खड़े हैं उनका और बृजभूषण की लड़ाई हो चुकी है। ये अब सिर्फ खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं रह चुकी है। और मुझे लगता है कि आगे भी बाकी लोग आकर इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, उनको इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपने स्वार्थ से मतलब होता है। उनका हर आंदोलन में एक पैटर्न रहा है कि कैसे वो सामने आते हैं और किसी भी आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ, जैसे कि शाहीन बाग में हुआ। जबकि आप सोच लीजिए कि किस तरीके से शाहीन बाग में भी कैसे एक सीए को कैसे बना के बताया गया था, जबकि उस बिल में कहीं ये मुद्दा था ही नहीं कि नागरिकता छीन ली जाएगी। जो बात लिखी नहीं उस बात को मुद्दा बना के एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे खिलाड़ियों के आंदोलन को भी किस रूप में ले जाया जा रहा है और किस हद तक ये आंदोलन जा सकता है। अब मेरी बातों से आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि मैं उन खिलाड़ियों, उन महिला खिलाड़ियों के विरुद्ध खड़ी हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल विरुद्ध नहीं खड़ी हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसे एक लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको कैसा महसूस होता होगा। पर मुझे आज तक ऐसे केसेस में ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक तो आवाज़ उठाने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग जाता है, 8-10 साल,
और दूसरी तरफ जहाँ की पहलवानों की, जिनको की दबंग, जिनको की धाकड़ लड़कियां कहा जाता है, जिनसे बाकी लड़कियां इंस्पायर होती है, उन लड़कियों को इतना वक्त क्यों लग गया, ये एक बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। वो भी एक ऐसे इंसान के खिलाफ कदम उठाने में जिसकी उम्र 65 साल है, जो ऑलरेडी वृद्ध है। ये मेरी समझ से परे है ये चीज़, क्योंकि अगर मैं उस जगह होती और मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो जितनी सशक्त वो थी, मैं उस इंसान का मुंह तोड़ देती, आगे जो होता वो देखा जाता। खैर, वहीं दूसरी ओर अगर उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पर उसका एक तरीका होता है, एक न्याय प्रणाली है, FIR होता है, उसके बाद उसकी जांच होती है। सीधे सीधे आप किसी पे आरोप लगा के आप ये चाहे कि आप उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर दें, ये बात समझ से परे है, सच बताइए तो। क्योंकि ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक ऐसा तरीका हो चुका है जिसमें किसी के भी करियर को इजीली ध्वस्त किया जा सकता है, एक हथियार के रूप में यूज़ करके। तो इसलिए ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो जो दोषी हैं बृजभूषण शरण सिंह, अगर वो वाकई में उनके ऊपर आरोप साबित होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पर तब तक इस तरीके के कोई भी रिएक्शन देना मुझे लगता है कि पूरी तरीके से गलत होगा। क्योंकि अगर आप किसी को चोर बोल देते हैं, आपके चोर बोल देने मात्र से वो चोर साबित नहीं हो जाता, आपको चोर साबित करना होता है। और जिस तरीके से कमेटी ने खिलाड़ियों से सवाल पूछा, और जिस तरीके से कमेटी को खिलाड़ियों ने जवाब दिया, वो संतोषजनक कहीं से भी नहीं लगता है। तो अगर आपको अपनी बात साबित करनी है तो आपको एक वैलिड पॉइंट के साथ उन बातों को साबित करना होगा। आपको अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ के दिखाना होगा। अगर वाकई 1000 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि भारत की महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं जो चुप रहेंगी, वो सामने आएंगी। अगर ऐसा हुआ है तो आके ज़रूर बोलेंगी, और अगर ऐसा हुआ है तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस तरीके से गलत और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी स्टेप लिए जाने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं हो। क्योंकि किसी को भी आरोप लगा के उसके करियर की, उसके इमेज की धज्जियां उड़ा देना, ये गलत है। इस तरीके के सेंसिटिव आरोप लगा के, तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक कानून बनना चाहिए। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि हर आंदोलन को, हर मुद्दे को PM को एक तरह से गाली देने के रूप में ले जाना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी जस्टिफाइड है। अगर आपको न्याय चाहिए तो उसको मांगने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसका एक पैटर्न है, उसको फॉलो किया जाता है, एक न्याय प्रणाली है, उसको फॉलो किया जाता है। ना कि आप सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ देने लगोगे, उसकी कब्र खुदने की कामना करने लगोगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है और इस पे लगाम लगनी चाहिए। जिसका जब भी जो मन आता है वो आता है और वो आकर उस तरीके से कुछ भी देश विरोधी नारे, नेता विरोधी नारे लगाने लगता है। ये इस पे मुझे लगता है कि लगाम लगनी चाहिए। और क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों से लगातार होता रहा, चाहे वो JNU हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो इस तरीके के कोई भी छोटे मोटे आंदोलन हो, हर जगह मोदी का नाम उछाला जाता है और फिर उनकी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब आंदोलन में इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, ये आप क्लियर कीजिए। यहाँ से देश विरोधी बातें कहाँ से शुरू हो जाती हैं फिर ये चीज़ें आंदोलन में। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है और मुझे लगता है कि आपको इस पर सोचना चाहिए। आगे देखते हैं कि ये आंदोलन किस रूप में आगे और ज़्यादा कन्वर्ट होता है, क्योंकि लोग अभी इसमें जुड़ ही रहे हैं, हाईजैक इसका हो चुका है। आगे देखते हैं कि इस आंदोलन को कौन सा रुख अपनाता लेता है ये आंदोलन, और कौन से लोग इसको पूरी तरीके से डोमिनेट कर देते हैं आकर के। ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे और मैं उस पर भी आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे दोषी कोई भी करार हो। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।